एक सुप्रीम कोर्ट से बड़ा मुकदमा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े मुकदमे की समाअत हुई है। मुकदमा आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। मुकदमा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो वर्कर्स, एक पुलिस वाला, उस पुलिस वाले का एक दांत जो इन दो वर्कर्स ने तोड़ दिया। अब पूरी पंजाब की हुकूमत और पुलिस ये मुकदमा लड़ रही है और मुकदमा पाकिस्तान का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दो दूसरे जजेस बैठकर सुन रहे हैं। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। पूरी पंजाब पुलिस, पूरी पंजाब हुकूमत, दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, एक पुलिस वाला, तीन जज और उस एक पुलिस वाले का एक दांत। यह है पाकिस्तान की कहानी। आप जरा चेक कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कितना वक्त है कि वो ऐसा बेहुदा केस सुन रही है कि एक पुलिस वाले का एक दांत दो लोगों ने इकट्ठे तोड़ा। एक ही जुर्म पर दो लोगों को परसिक्यूट किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें मैं रहनुमाई तो नहीं, मैं कहूंगा कि उसमें तावन फराहम कर रही है। उसमें वो एक किस्म का आ, इन मुलजमान के खिलाफ वो भी रियासती ताकत का हिस्सा बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसिलिटेटर बनी हुई है। इन परसिक्यूटर्स जो हैं, जो लोगों को परसिक्यूट कर रहे हैं, उनको मदद फराहम कर रही है। बजाय इसके कि इनको जमानत देती, सुप्रीम कोर्ट ने आज वहां पर जो बातें की वो सब सुनकर दंग रह गए। एक और मौका दिया गया है। इन मुलजमान की जमानत मंजूर नहीं की गई, बल्कि यह कहा गया है कि 4 महीने के अंदर अंदर इनका ट्रायल मुकम्मल करें और इनका फैसला कर दें। हालांकि वाजे तौर पर उनके सामने सबूत रखे गए कि दोनों मुलजमान, अली रजा या रजा अली शायद उनका नाम है, दूसरा जैनुल आबिदीन है। ये जो रजा अली हैं, इनके बारे में बताया गया कि ये उस वक्त एक निजी होटल में थे। इन्हें झूठा इस केस में जियो फेंसिंग के थ्रू फंसाया गया है। ये वहां मौजूद ही नहीं थे। इनके वकील समीर खोसा बहुत ही उम्दा वकील हैं, यंगस्टर हैं, बहुत मेहनत से अपने केसेस को प्रिपेयर करते हैं। समीर ने बहुत ही उम्दा तरीके से पूरी जो एविडेंस थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी कि जो एक दांत है जिसके ऊपर पूरी रियासत खड़ी है इस वक्त, ये कहीं पुलिस वाले का पहले से टूटा हुआ है या निकला हुआ है। इन बेचारों ने नहीं तोड़ा, ये तो किसी निजी होटल में थे और ये सीसीटीवी फुटेज है, ये गवाह है, ये सबूत है कि ये उस जगह पर थे ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस ने ये नहीं सुना। ये सर्कस, माजरत के साथ जब सुप्रीम कोर्ट को सर्कस कहना पड़े तो फिर और क्या कहा जा सकता है। ये सर्कस यहां पर बंद नहीं हुई, बल्कि जो अगला केस आपको बताऊंगा वो केस इससे भी ज्यादा मजे का केस है। वो केस ये है कि उमर चीमा, जो पंजाब के साबिक गवर्नर हैं और पूरी दिलेरी के साथ इमरान खान के साथ खड़े हैं, जेल काट रहे हैं, उनका पुलिस को रिमांड चाहिए। आप पूछेंगे 2 साल के बाद रिमांड? 2 साल से तो वो जेल में है, अभी रिमांड किस चीज के लिए चाहिए? पुलिस ने कहा है कि उन्होंने पिस्तौल बरामद करना है उनसे। जी हां, उमर चीमा के पास कोई पिस्तौल है जिससे उन्होंने पता नहीं क्या कर। मुझे तो लगता है ये जो बलूचिस्तान में सारी इंसर्जेंसी है, जो एक एसएचओ की मार है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ कहते हैं सिर्फ 1500 दहशतगर्द हैं और कहते हैं जरा सी दहशतगर्दी है ये। हमने हांडी में मसाला तो सुना था जुबैदा आपा मरहुमा से कि जरा सी ये चीज डालनी है, जरा सी ये लिटिल बिट, उन्होंने कहा कि लिटिल बिट। और वो भी मिर्च के बारे में नहीं कहा जाता, नमक के बारे में नहीं कहा जाता, वो भी कोई आपने अजाफी चीज, एडेड चीजें जो अपने शौक के लिए डालनी है, उनके बारे में ये आपको इजाजत होती है कि वो लिटिल बिट आप डाल सकते हैं, बाकी सब कुछ मेजर्ड होती हैं। और हमारा जो सबसे बड़ा नासूर है पाकिस्तान के लिए वो दहशतगर्दी है और हमारे आर्मी चीफ कहते हैं लिटिल बिट दहशतगर्दी, लिटिल बिट। चले आगे चलते, तो उमर चीमा से पिस्तौल बरामद करना है। इसी तरह से इमरान खान का भी रिमांड चाहिए 2 साल के बाद। ये तमाम लोग, मसलन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और यास्मीन राशिद साहबा और मियां महमूद रशीद साहब और उमर चीमा साहब और एजाज चौधरी साहब, तमाम के तमाम लोग जेलों में हैं 2-2 साल से। अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूं तो माजरत। ये तमाम लोग जेलों में हैं और इनसे वहीं तफ्तीश की जा सकती है, लेकिन पुलिस को रिमांड चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मजे का खेज केस के ऊपर भी फैसला नहीं किया, बल्कि उमर चीमा और इमरान खान के केस को नत्थी कर दिया है और कहा है कि इसको बाद में सुनेंगे, बाद की तारीख डाल दी है। माशाल्लाह अफरीदी साहब, आपके कुर्बान जाऊं जिस तरीके से आप अपने आप को चीफ जस्टिस के तौर पर पेश कर रहे हैं। आप, लगता है कि आप कहते हैं आपने काजी साहब को भी शायद इतनी तेजी से इस तरफ जाना है कि आपने काजी साहब को भी क्रॉस कर देना है। बहरहाल ये तो थी सुप्रीम कोर्ट के हालात। अब चलते हैं आपको लेकर अगली खबर, और वो खबर आपके सामने रखते हैं लंदन से। जी हां, तो अगली खबर लंदन से है और लंदन में इस टाइम टाकरा हो रहा है आदिल राजा और आईएसआई का। जी हां, आईएसआई के ब्रिगेडियर, उनका नाम राशिद नसीर है गालिबन,
उन्होंने केस कर रखा है आदिल राजा पर और केस चल रहा है अब एक अदालत में लंदन के अंदर, बर्तानिया के अंदर। केस आईएसआई की तरफ से यह है कि आदिल राजा ने उन पर गैर जरूरी इल्जामात लगाए हैं, इंतशार फैलाया और उनकी रेपुटेशन को खराब किया है। वो दावे किए हैं और वो इल्जामात लगाए हैं जो उन्होंने कभी नहीं किए थे। ये जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर हैं, ये सेक्टर कमांडर पंजाब के रहे हैं जनरल बाजवा के ज़माने में, और तमाम ये जो टर्माइल था जिसके अंदर आपने सब कुछ देखा, रजीम चेंज और उसके बाद के भी साल 2 साल, ये सारा अरसा वहां पर सेक्टर कमांडर थे। तो उन्होंने बकलम खुद ये केस किया हुआ है और वो गालिबन अदालत में भी अब पेश हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब इस केस के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं कल। एक तो 6100 पाउंड जो है वो आदिल राजा को इसमें जुर्माना हुआ है। जुर्माना जो, वैसे मैं बता दूं कि जुर्माना जो है वो बरतानिया की अदालतों में अमूमी बात है, ये कोई सज़ा नहीं होती। इसमें कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई एप्लीकेशन लेट दे दी है या एप्लीकेशन गैर ज़रूरी दे दी है जो मुकदमे के अंदर अदालत को लगा गैर ज़रूरी है, तो दूसरी पार्टी को भी कोई ना कोई जुर्माना ज़रूर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो अभी हो जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। तो एक तो इसको बहुत सारे लोग आपके सामने इस जुर्माने को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। तो ये जो जुर्माना है 6100, ये अमूमी बात है। मीन इसको आप यही कह सकते हैं कि प्रोसीजरल एप्लीकेशंस के ऊपर जुर्माना होता है। जैसे मैं भी जब अपना ट्रायल फेस कर रहा था इस्लामाबाद में, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हम भी देते थे अपने ट्रायल के फायदे के लिए, और आगे से खैर हमारी तो हर एप्लीकेशन ही जज ने रिजेक्ट करनी होती थी। तो कई एप्लीकेशंस जज के हिसाब से गैर जरूरी होती हैं। बरतानिया में उस पर छोटे मोटे फाइन किए जाते हैं। तो पहली तो डेवलपमेंट ये है। दूसरी डेवलपमेंट इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है कि आदिल राजा चाहते थे कि वो खुद और उनके बहुत सारे गवाह, जैसे शायद शाहीन सहबाई साहब और दूसरे लोग जो हैं, वो गवाही दे अदालत में इस सारे केस के अंदर, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो लोग अदालत आए। अब जैसे शाहीन सहबाई साहब बहुत ही बुजुर्ग जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो अमेरिका में मुकीम है, हेल्थ इश्यूज भी हैं जाहिर है, और इस वक्त सीनियर भी हैं, तो वो शायद बरतानिया उनके लिए जाना इतना मुमकिन ना हो। ऐसे ही आदिल राजा भी शायद खुद कोर्ट ना आना चाहते हों, क्योंकि बरतानिया के अंदर भी बहुत सारी वाफर तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो बाहर फिर अदालत के हंगामा कर सकते हैं, दोनों पार्टीज के लिए, आदिल राजा के लिए भी कर सकते हैं और जो राशिद नसीर साहब हैं उनके लिए भी कर सकते हैं। तो आदिल राजा साहब ने ये दरख्वास्त की कि मुझे ऑनलाइन इसके अंदर गवाही देने के लिए अपनी गवाही भी और अपने गवाहान को भी पेश करने की इजाज़त दी जाए। जिसको कंटेस्ट किया राशिद नसीर साहब के जो वकील थे, उन्होंने कि ये ना इजाज़त दी जाए। बहरहाल अदालत ने आदिल राजा की बात मान ली और उन्होंने अब इजाज़त दी है कि आप ऑनलाइन भी, मीन घर बैठे ही, अपनी गवाही भी दे सकते हैं और अपना मुकदमा भी लड़ सकते हैं। इसमें एक और गवाह का नाम आदिल राजा की तरफ से दिया गया जो सर्विंग ऑफिसर है, सर्विंग एहलकार है पाकिस्तान आर्मी का, लेकिन बाद में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनका नाम जो है वो वापस ले लिया गया। ये देखते हैं ये क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन अभी ये केस जुलाई के महीने में चलना है। बहुत ही धुआंधार किस्म का केस होगा, क्योंकि लंदन की अदालत में तो सब खुल के बातचीत होगी। देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन ये भी एक अजीब ही काम होगा कि हमारी जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है वो अब अपने ही एक साबिक मिलिट्री ऑफिसर के खिलाफ लंदन की अदालत के अंदर एक मुकदमा लड़ रहे होंगे। देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है, आपके सामने रखते रहेंगे। अच्छा जी, अगली खबर भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, वो भी किसी ना किसी तरह से आईएसआई से रिलेटेड है। याद कीजिए कि जब जनरल बाजवा की हुकूमत थी और असल में इमरान खान के खिलाफ जनरल बाजवा की और नवाज शरीफ की डील हो चुकी थी। डील के तहत नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजा जा चुका था, लेकिन आप सब के लिए, हम सब के लिए नूरा कुश्ती चल रही थी। नवाज शरीफ और उनकी बेटी बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीरें करते थे, जनरल बाजवा को बुरा भला कहते थे, धमकियां लगाते थे, और लोग समझते थे कि बड़ी मुखालफत चल रही है, वोट को इज्जत। पाकिस्तान के जाली लिबरल्स बस सदके वारी जाते थे नवाज शरीफ और उनकी बेटी के, और इन्हें बीकन ऑफ लाइट, इन्हें जमहूरियत के कोई बहुत बड़े चैंपियन, और वो देखते थे कि बस यही अब पाकिस्तान के चे गवारा है, इन्होंने ही जमहूरियत यहां लाके देनी है, सिविल सुप्रीमेसी जो है वो नवाज शरीफ ने लेकर आनी है। बहरहाल उसके बाद उन्होंने लिबरल्स का भी सौदा कर दिया, अपना भी सौदा कर लिया। लिबरल्स भी खैर खुश हैं, वो भी तंग आए हुए थे बहुत लंबा सिविल सुप्रीमेसी की झूठी बातें कर करके। जब असल खड़ाक पड़ा मैदान में, असल डांग से डांग टकराई, मीन लाठी से लाठी, और सिविल सुप्रीमेसी का जब असल मुकाबला मिलिट्री रिजीम के साथ हुआ, तो तमाम लिबरल्स आपको नवाज शरीफ समेत जाके मिलिट्री जनरल्स के साथ खड़े आज नजर आते हैं। बहरहाल उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी धुआंधार तकरीर के अंदर इल्जाम लगाया था, जो उस वक्त के डीजीसी थे, जो बाद में अब इस वक्त फैसल नसीर है, मेजर जनरल फैसल नसीर जिस पोजीशन पर है, उसी पोजीशन पर उस वक्त के मेजर जनरल इरफान मलिक थे।
ये जो मेजर जनरल इरफान मलिक है, ये जब जनरल फैज DGISI थे तो ये DGC थे। नवाज शरीफ साहब ने एक जलसे में ये इल्ज़ाम लगाया कि इरफान मलिक साहब ने, मेजर जनरल इरफान मलिक साहब ने धमकी लगाई है मरियम नवाज को कि वो उन्हें स्मैश कर देंगे। बड़ा इस पर हौकार मची, पूरे लिबरल्स लोटपोट हो गए, सब कुछ हो गए कि कितना बड़ा जुल्म कर दिया मेजर जनरल इरफान मलिक साहब ने कि उन्होंने मरियम नवाज को धमकी लगा दी। हालांकि धमकी का सीजन नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल बाजवा की और नवाज शरीफ की उससे बहुत पहले डील हो चुकी थी और नवाज शरीफ मुल्क से बाहर भी जा चुके थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने धमकी लगाई। तो आज कुछ फुटेज आपके सामने रखते हैं, पहले सुनिए नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा। सुन लिया आपने। अब आपको साइड पर ये वीडियो दिखा रहे, जी हाँ, ये जो दरमियान में सफारी सूट में है ये मेजर जनरल इरफान मलिक है और इन्होंने हाल ही में, आजकल ये मेरा ख्याल है कि DG मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट है, हाल ही में इन्होंने मरियम नवाज साहबा के सूबे में एक प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है। उनके चीफ सेक्रेटरी इनके एक पहलू में चल रहे हैं, 7 नून लीगी MNAs हैं, दानियाल चौधरी, मलक इब्रार इनके हमरा है और ये रावलपिंडी की तामीर तरक्की का एक मनसूबा मुकम्मल किया है जो मलिक साहब जो है जिसका इफ्तिताह करने आ रहे हैं और साथ आपको चीफ सेक्रेटरी और मरियम नवाज की पूरी टीम नजर आ रहे हैं। तो ये पड़ा है जनाब वो पूरे का पूरा बयानिया जो वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो तक पहुंचा। लेकिन आपको जरा इसकी वीडियो डिपिक्शन बतानी थी कि ये लगता कैसे है जब पुरानी मुनाफकाना स्टेटमेंट नवाज शरीफ की रखें और अब का मामला रखें, या तो वो उस वक्त झूठ बोल रहे थे या फिर आज मुनाफकत से काम ले रहे हैं। लेकिन आपको मैं आज ये भी बता दूं कि आज से 5 साल के बाद यही नून लीग इन्हीं मेजर जनरल इरफान मलिक को फिर बुरा भला कहेंगी। इस वक्त ये क्योंकि इनकी गेम सेट है, जैसे ही इनकी गेम मिलिट्री के साथ खराब हुई तो फिर ये उतना ही बुरा भला दोबारा कहना शुरू कर देंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर है शफाफ इलेक्शन जो सिंध में हुआ है। सिंध में आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के दरमियान में मुकाबला था और इस मुकाबले में ऐसे ऐसे काम वहां पर हुए, ऐसी ऐसी वैसे तो बेशुमार वहां पर एविडेंस है जिसमें लूट मार नजर आती है। फॉर्म 47, मतलब ये कोई नई काम तो है नहीं, अब तो पाकिस्तानी कौम जो है एक्सपर्ट हो गई है कि हमारे जनरल साहबान जो है वो इलेक्शन कैसे लूटते हैं। लेकिन सिंध में भी यही सब कुछ किया गया है। एक पोलिंग स्टेशन जिस पर सिर्फ 129 वोट पड़े, 129, लेकिन जब वहां रिपोर्टर देख रहे थे तो जो बैलेट बॉक्स थी वो पूरी भरी हुई थी कानों तक। उनमें शायद 1200 या 5000 वोट उस बैलेट बॉक्स के अंदर थे, पहले से ही वोट डालकर लाए हुए थे। 129 वोट तो थोड़े से होने थे, लेकिन पूरा बैलेट बॉक्स खचा खच भरा हुआ था। बीच में बेचारे वोटों को सांस भी नहीं आ रहा था, इतने वोट डाल दिए थे। तो इस तरीके से वहां पर इलेक्शन लूटा गया है। आल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाजे मार्जिन से इलेक्शन जीता है, लेकिन फॉर्म 47 तमाम रिजल्ट्स को चेंज करने और तमाम गुंडागर्दी के बाद वहां पर मारधाड़ भी की गई है, खवातीन को भी मारा गया है, तशद्दुद किया गया, ये सब काम करने के बाद वहां पर जाली इलेक्शन जीता गया है। चलें, पीपल्स पार्टी की फिर भी मेहरबानी के इलेक्शन तो करवाया है ना। उनका क्या दिल था कि इलेक्शन ही ना करवाते। पहले याद कीजिए, आसफा भुट्टो साहबा बिला मुकाबला ही जीत गई थी। उनके मुकाबले में खड़े लोगों को अगवा कर लिया गया था और उनसे जबरदस्ती बयानात लिए गए थे या उनको नाहल कर दिया गया था जबरदस्ती। वो सब कुछ आपको याद होगा। तो मेहरबानी आपने चलें धांधली की, इलेक्शन लूटा, चलें कम से कम आपने इलेक्शन लड़ा तो सही। बहरहाल बहुत बड़ा ये अपसेट हुआ है सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध के अंदर, जो तहरीक इंसाफ ने इस तरीके से उन्हें टफ टाइम दिया है। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जानब से, जो ओवरसीज कन्वेंशन के अंदर उन्होंने एक धुआंधार किस्म का बयान ठोका था और वो बयान उन्होंने ये ठोका था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। बिल्कुल है, हम सब कहते हैं, लेकिन जो इस शारक के साथ खैर हमने सलूक किया है पिछले 15-20 साल में, और स्पेशली हमारे जनरल साहबान ने जब अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली और कश्मीरियों ने भी, हमने कहा था कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने मुड़ के देखा तो हम कहीं नहीं थे। चले बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि अब जनरल साहब ने दोबारा अपनी तकरीर में इस चीज़ का अयादा किया है कि कश्मीर हमारी शारग है जिस पर हमारी शहरग है। फिर मेरी उर्दू दुरुस्त की जाएगी तो मैंने कहा मैं खुद ही कोशिश करूंगा इसे दुरुस्त करने की। तो बहरहाल इंडिया के दफ्तर खारजा ने इस पर बयान दिया है। तर्जुमान है रिंदर
मेरा ख्याल रिंदर ही लिखा हुआ है, रिंदर जसवाल जो है, रविंदर होना चाहिए लेकिन हो सकता है नाम रिंदर हो। बहरहाल रविंदर जसवाल जो है, उन्होंने ये बयान दिया है कि शारग कोई गैर मुल्की चीज़ कैसे हो सकती है। मतलब उन्होंने क्लेम किया कि कश्मीर तो हमारा हिस्सा है, तो ये आपकी शारग कैसे हो सकती है। तो ये शारग जो है, ये अब हमने करार दे दी है, तो फिर हमें खड़े भी होना चाहिए। मैंने जैसे आपको कहा कि उल्टा तो काम ये हो रहा है कि अब पिछले 2 साल के अंदर हिंदुस्तान से गार्डियन ने स्टोरी की और बहुत सारी चीज़ें सामने हैं कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस के अभी तक 30 के करीब लोगों को वो कत्ल कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर आके, और हम उसके ऊपर बिल्कुल खामोश है। यही हाल हमने कश्मीरी जो मूवमेंट है उसके अंदर जिस तरीके से हमने, मतलब उनकी जो इंसानी हकूक़ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस पर भी हमने पूरी दुनिया के अंदर खामोशी इख्तियार की हुई है। जो लोग पहले कश्मीर कॉज के लिए बात करते थे उनको भी हमने डिसोन किया हुआ है। तो ये एक पूरे का पूरा मामला आपके सामने है। एक अगली खबर आपके सामने रख देते हैं इसको हटा के, और वो खबर ये है कि 9 मई पर जो जाहिर है आपको पता है कि मुकदमे चल रहे हैं इस वक्त, और मिलिट्री कोर्ट्स पर जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया है दोबारा। पहले भी पूछा गया था, ये दोबारा पूछा गया, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं देता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इनके रिमार्क्स हैं। इन्होंने पूछा कि ये जो सारा 9 मई हुआ, जाहिर है इसमें एक तरफ तो आप कहते हैं हमलावर है जो सिविलियन साइड से, जिनका आप ट्रायल करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जाहिर है मिलिट्री के लोग हैं, उनकी भी कोताही होगी। जैसे आप कहते हैं वहाँ सिक्योरिटी थी नहीं या वो रोकने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि कोई एक मिलिट्री का पर्सनल जो भी है वो जख्मी तो हुआ नहीं इस सब में, तो इसका मतलब वो मौजूद ही नहीं थे। तो अगर वो मौजूद थे और भाग गए, या वो पहले से ही चले गए हुए थे और मौजूद ही नहीं थे, तो दोनों सूरतों में जाहिर है कोताही तो हुई। तो क्या किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, ये अब मिलिट्री से सवाल पूछा गया। इस सवाल का आज तक कोई जवाब नहीं है, और आप देखेंगे कभी जवाब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये दुरुस्त ऑपरेशन तो था ही नहीं। ये सब कुछ तो एक झूठ और मनगढ़ंत खड़ा किया गया था। लेकिन आज अदालत में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवालात किए गए, और फिर ये भी कहा गया कि जो हमारा आइन है उसमें, क्योंकि शुरू से ही हम 1956-58 से ही माशाल्लाह या डिक्टेटर्स के आइन के नीचे आ गए, तो उन्होंने अपनी मर्जी से जो चीज़ें डलवाई की। 73 के हालात भी याद कीजिए किस तरह के थे। भुट्टो साहब खुद चीफ माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उन हालात के अंदर जो आइन मुरतब हुआ 73 का, उसमें भी पुराने डिक्टेटरशिप के ज़माने की बहुत सारी, मिलिट्री रूल के ज़माने की बहुत सारी चीज़ें डाल दी गई जो आज तक चल रही हैं। अदालत ने कहा कि इसको भी बदलने की ज़रूरत थी। तो बहरहाल उसके ऊपर केस चल रहा है। इररिफ्यूटेबल एविडेंस भी कहीं नहीं है, जवाब भी कहीं नहीं है, और सवाल भी कहीं नहीं है। अगली आखिरी जो चीज़ आपके सामने रखनी है, वो खबर हमने आपके सामने ही रखनी है कि जो हक दो तहरीक बलूचिस्तान, वहाँ से अब वो मजाक उड़ा रहे हैं हमारी स्टेटमेंट्स का। मौलाना हिदायतुर रहमान ने 1500 लोगों वाली जो स्टेटमेंट आर्मी चीफ ने दी है, उस पर उन्होंने आगे से मजाक उड़ाया है। हमें अपनी स्टेटमेंट्स सोच कर देनी चाहिए, बजाय इसके कि हमारा बाद में मजाक बने। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।